नमस्कार। सीज़न 2 दिल से में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सारे लोगों को मिलने के बाद और हमने देखा कि एक यंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ लुकिंग आफ्टर these abandoned people so beautifully and so nicely. This organization is in Gurgaon and its name is the Earth Saviors Foundation. He is the president and his father was the founder of this organization. His name is Jas Kalra and he is with us today. Jas Kalra ji, thank you so much for being on the show. नहीं, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा वंदना मैम कि आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाला ताकि जो हम काम कर रहे हैं आप समाज में और आगे बढ़ा पाओ। और भी जो अच्छे लोग हैं आई एम श्योर वो भी देख रहे होंगे आपके इस बहुत अच्छे शो को, तो मैं होप करता हूँ कि उन्हें भी दिखेगी कि जो हम सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ना चाहेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने कहा कि ये जो संस्था है ये मेरे फादर श्री रवि कालरा जी ने 2008 में शुरू करी थी और इसको शुरू करने का निर्णय उन्होंने तब लिया था जब एक दिन सुबह वो काम पे जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक छोटे से बच्चे को और एक कुत्ते को सेम कूड़ेदान से साथ में कूड़ा खाते हुए देख लिया था। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी मैंने अपने जीवन में किया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, उस सब का कोई मूल्य नहीं है अगर मैं समाज में जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है उनके लिए कुछ नहीं करता। वो वहीं से गाड़ी शमशान घाट ले गए और ठंडी चिता से रेत उठाई और अपने माथे पे लगा ली और उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक छोटी सी ज़मीन किराए पे ली थी जहाँ उन्होंने अपने हाथों से छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई और सारी व्यवस्थाएं बनाई और फिर बीच रात को वो सड़कों पे जाते थे और जितने भी अपाहिज, मानसिक रूप से बीमार और बीमार लोग होते थे, जिनका कोई भी नहीं होता था, जिनको कोई रोटी देने वाला भी नहीं होता था, जिनके पास कपड़े भी नहीं होते थे, उनको रेस्क्यू करते थे और उन्हीं की बनाई गई छोटी सी झोपड़ियों में उनकी सेवा करते थे। और समय के साथ साथ और भगवान जी की कृपा से पापा को और अपॉर्चुनिटीज़ मिली लोगों की मदद करने के लिए और देखते ही देखते उनकी बनाए गए आश्रम में 10 लोगों से 100 लोग हो गए और फिर समय के साथ साथ 100 से 500 लोग हो गए। तो यहीं कहीं से कोई शुरुआत हुई थी इस संस्था की। So nice. 500 लोगों तक का सफ़र तो उनका बड़ा मुश्किल रहा होगा। इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू, ऐसे नहीं होता कि हम सोच लें कि आज हमें सेवा करनी है और हम 500 लोग तक पहुंच जाएं इतनी आसानी से। पापा मेरे को बताया करते थे कि उन्होंने एक्चुअली सेवा करने की कोशिश 5 बार करी थी बट भगवान जी ने कभी मौका ही नहीं दिया। पापा पूछते रहते थे कि मैं कैसे करूं, मेरी कहाँ ज़रूरत है, आप बताओ, मैं हाथ लगाने को, हाथ बटाने को तैयार हूँ। और ये वाला जो एक इंस्टेंस था, इसके बाद पापा ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो मैं अपॉर्चुनिटी भी नहीं ढूंढूंगा, अब मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा। अब जब मेरे को लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो इसमें भगवान जी का भी डिसीजन नहीं है। और जब भगवान जी ने ये कॉन्फिडेंस देखा पापा में तो ऑफ कोर्स फुली सपोर्ट किया और इनकरेज किया। हम लोग कितनी बार होता है कि हम रोड पे जाते हैं, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में होते हैं। मतलब मेरे जैसा इंसान, मेरा तो दिल रो पड़ता है जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, लेकिन हम बस सोचते ही रह जाते हैं। प्लीज आपके पापा ने वो स्टैंड लिया कि मैं करूँगा, मैं जाऊंगा, मैं उसकी मदद करूंगा। दिस इज रिकमेंडेबल। वाओ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल के टाइम पे तो लोग अगर कहीं जा भी रहे होते हैं और कोई ज़रूरतमंद इंसान दिख जाता है तो इसको देखने से ज़्यादा आजकल लोग अनदेखा कर देते हैं कि अपनी शक्ल ही इस तरफ कर लेते हैं ताकि अपने आप से कह सकें जब मैंने उसको देखा ही नहीं तो मैं मदद कैसे करूं। वो अपनी आंखों के सामने जानबूझ के पर्दा डाल लेते हैं। उनके माइंड भी इसके बाद ट्रेन हो जाते हैं कि इंस्टिंक्ट की तरह उनके माइंड में एक्सक्यूजेस आते रहते हैं। I have seen people, they can afford it, they have staff, they have all the means to help people. At least they have enough resources to make them reach you. नहीं, लेकिन वही तो हम बात कर रहे थे ना कि भगवान जी मौका नहीं देते सबको। That is a very big thing. Because अगर आप इस नज़रिए से देखो तो सेवा का मौका भी आपको दिया जाता है ना। अगर आप संडे को घर पे बैठे हो, आपने 2 घंटे टीवी देख लिया, आराम से उठे, लंच कर लिया, उसके बाद अंगड़ाइयाँ लेते हुए तो नहीं कह सकते ना कि चलो आज जब मैं बोर हो रहा हूँ अब मैं 2 घंटे सेवा कर लेता हूँ। कहने को अब मैं भगवान जी कह रहा हूँ लेकिन हो सकता है कोई हायर पावर्स हो
बट कोई ना कोई तो वो सिचुएशन क्रिएट करती है ना, जहाँ इंसान के मन में श्रद्धा आती है, जहाँ वो सेवा भाव जगता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को भी ब्लेम नहीं करता जो सेवा से नहीं जुड़ते। So every time we go to a new organization and we meet them and we see good work, my God, it changed something in us for good. दिल से के माध्यम से आप लोगों को सामने लाना चाहती हूँ कि ताकि हर कोई इंसान वो एक्सपीरियंस कर सके जो हमने यहाँ पर आके एक्सपीरियंस किया। In all this, आपकी जर्नी कैसी रही जस्ट जी? ओह वाह, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। Really, क्योंकि अल्टीमेटली आप हमारे सामने हैं, आप प्रेसिडेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, एंड हाउ ब्यूटिफुली योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैंडिंग विद ओपन हार्ट एंड ओपन आर्म्स. We see it in your house, we see it in your संस्था. There is just no closed doors. तो एक्चुअली मैंने ये संस्था लास्ट ईयर ज्वाइन करी थी अगस्त में, एंड आई जॉइंड एज वाइस प्रेसिडेंट। अगस्त 1 को ना, मैं पिछले साल मैं जस्ट पता नहीं कैसे इस नींद से उठा और मेरे माइंड में एक थॉट आई जिसका कोई प्लान नहीं था उससे पहले। तो मैंने पापा को कॉल करा, मैं तभी भी बड़ा अनश्योर था, लेकिन मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि पापा मैं ज्वाइन कर लूँ आपको। लेकिन उन्होंने वर्ड फॉर वर्ड कहा कि जस्ट मैं आप ही का तो वेट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट डे से अगस्त 2 से मैंने एज वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को वेलकम किया और सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। एंड नेक्स्ट डे से उन्होंने पूरा मैंटल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ये भी नहीं कि मतलब स्लोली सब कुछ सीखो, नहीं, उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव टू रन इट, आई विल सिट बैक, आई विल वॉच यू। एंड डे एंड नाइट ही गिव इट टू मी एंड ही सेड आप अपने तरीके से करो। एंड बट सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि अभी तो मैं 5-6 साल सीखूँगा और समझूँगा, और अगर फिर काबिल हुआ तो टेक ओवर कर लूँगा। बट भगवान जी ने सिर्फ 3 महीने दिए, उसके बाद माई फादर पास्ड अवे इन माई आर्म्स। सो देन सेम डे से इट वाज अ डिफरेंट लाइफ। What happened to Papa? He had a heart attack at 7 o'clock in the morning on a Sunday. I only walked in the room 2 minutes before he was gone. But how come? I mean, heart attack. Was he suffering from some? Was he suffering from some disease or? नहीं, कोई disease भी नहीं थी. In fact, he was one of the fittest individuals I've ever known. He used to be when he was my age, he was a 8th Dan Taekwondo black belt champion. But हाँ जी, कहीं ना कहीं I'm sure he had things that were stressing him out. And सेवा itself is a very tedious task. दूसरों का दुख दर्द अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हो, और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। So you never know what he was going through. सच बताऊँ तो शुरुआत में तो मैंने भगवान जी को बहुत गालियाँ भी दी थी जब ऐसा हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे मतलब इट्स अ वेरी बिग पर्सनल लॉस। बट The other side of the story was that भगवान जी ने कभी मेरे को एक भी मौका दिया ही नहीं, और एक भी मिनट भी नहीं दिया उस लॉस को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि उसी सेकंड से मेरे ऊपर 700 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो बहुत बड़ा चैलेंज था सच बताऊँ तो, क्योंकि पर्सनल लॉस से के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिर उसी में दिल और जान लगानी होती है। तो आई थिंक अगर मैं सही तरीके से याद करूं तो 7 o'clock in the morning my father passed away. 8 o'clock the body had not even left, लेकिन मैं ऊपर खिचड़ी सर्व करवा रहा था। और उसके बाद हाँ जी बहुत से चैलेंजेस आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो इतना था भी नहीं, और बहुत हार्श विंटर्स चल रहे थे। उसके साथ ही साथ जो लोग मेरे फादर को सपोर्ट करते थे उनमें से काफ़ी उन्हें मतलब मेरे को सपोर्ट करना ना चाह, गिव अप कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो बच्चा है, इसके बस की नहीं होगी, अब तो संस्था बंद ही हो जाएगी। तो बहुत बातें बोली थी, बट कुछ लोगों ने बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी बोली, और उस वक्त तो यही चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि असलियत में जो मैंने भी देखा है सेवा करने में कि अगर एक व्यक्ति दूसरे को थोड़ा सा भी दिलासा दे दे तो कहीं ना कहीं
सब कुछ अच्छा हो जाता है। एक्सपीरियंस भी जो मेरे पापा का था उसके सामने तो मेरा शायद 2% भी नहीं है, लेकिन और जो लोग पापा को सपोर्ट करते थे उसमें से भी शायद 2% ही हैं जो आज मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन भगवान जी एंड माई फादर, दे आर बोथ अप देयर एंड दे आर ऑलवेज सेंडिंग ब्लेसिंग्स आवर वे। दैट इज़ वाई जने कम भी नहीं हुए, 700 से आज 1000 लोग हो चुके हैं और एक आश्रम से 2 आश्रम हो चुके हैं। एंड नाउ जो मेरे फादर का ड्रीम था, आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दैट इन द कमिंग ईयर्स। तो जो हमारा दूसरा आश्रम है मंडावर गांव में, जो सोना फरीदाबाद की तरफ पड़ता है, वहाँ पे ऑलरेडी 500 लोग रह रहे हैं, लेकिन वो अभी बन रहा है। जब वो बन जाएगा तो वहाँ 4000 लोग रह पाएंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट शेल्टर होम बन जाएगा, So beautiful. जहाँ अनआइडेंटिफाइड लोग भी रह सकते हैं, जिनके पास अपना आधार कार्ड तो दूर की बात, जिनको अपना नाम भी नहीं पता। How far are you from your dream right now? वहाँ पे शेल्टर्स बना रहे हैं हम, तो डबल स्टोरी शेल्टर्स। सो इन ईच शेल्टर almost 100 people can live। 8 to 9 shelters बना दिए हैं, डबल स्टोरी। How do you manage so much of funds, creating such a big organization and obviously the biggest shelter home in the world? It's not easy. How will you manage the funds? We are only dependent on जो individuals and families होती हैं, जो सच में kind hearted होती हैं, जो चाहती हैं कि सेवा आगे बढ़े, जो लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको अपना परिवार मानते हैं, सिर्फ उनकी बदौलत चल रहा है। और हाँ जी, जो गिनी चुनी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जो सच में CSR करना चाहती हैं, तो वो हेल्प करती हैं। मतलब इतना भी पता है कहीं ना कहीं काफ़ी होता है। हमें कोई फॉरेन फंड्स या फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट से नहीं मिलता, लेकिन सोचो हमारे हिंदुस्तान में भी तो कितने सारे अच्छे लोग हैं ना। हाँ। अगर हम उन्हीं को ढूंढ लें तो भी हो जाएगा। कोई फिर कोई भी टास्क इम्पॉसिबल नहीं है, और हमारा तो उसके सामने बहुत छोटा है। राइट। हिंदुस्तान में अच्छे लोग हैं भी, वो अच्छा करना भी चाहते हैं एंड उन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके तो लगता भी है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सच में। आई हैव फेल्ट सो नाइस विजिटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एवरी पर्सन इज रोमिंग अराउंड विद अ स्माइल। उनके सबके चेहरे पे स्माइल थी। सो देयर इज दिस मैन आई वाज वाचिंग टुडे, I don't think उसको पता है कि he exists, his mind is working or nothing, but he is just standing with smile. And then there was one person who he asked me to come. I was right next to him. He said, "दीदी, मैंने खाना खा लिया." मतलब केयरिंग था। मुझे इस चीज़ से लगा कि आई एम श्योर उनसे लोग पूछते होंगे कि आपने खाना खाया नहीं खाया। यहाँ पर जो लोग लाए जाते हैं, of course, they are in very bad conditions. And they have faced genuine and very मतलब the kind of human cruelty that they have faced, I cannot even put into words most of them. I would still like to know few stories which you would like to share. हमारे यहाँ अब जो लोग रहते हैं उसमें से मैक्सिमम तो abandoned senior citizens हैं। ये वो बूढ़े माँ बाप हैं जिनको उनके खुद के बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऑफ कोर्स इन्होंने तो अपने खुद के परिवार वालों के हाथों से ह्यूमन क्रूअल्टी सही है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ 80% लोग रहते हैं वो मानसिक रूप से बीमार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनमें से आधों को तो पता भी नहीं होता वो कहाँ पर है, या फिर वो एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, या उनका नाम क्या है। लेकिन वो मुस्कुराते इसलिए हैं क्योंकि हाँ जी, लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको दिलासा मिलता है कि वो जगह इनके लिए घर बन सकती है। उनको लोग अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, तो फिर उनको वो उनमें वो बिलीफ आता है वापस कि वो भी समाज में मायने रखते हैं। और कभी कभी इतना भी काफ़ी होता है एक इंसान को रिहैबिलिटेशन के पाथ पे लाने के लिए। मतलब दवाइयाँ और सब तो हम खिला ही सकते हैं, लेकिन जो प्यार होता है वो अनपैरेलल होता है, तो हम उस पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन हाँ जी, हमारे यहाँ जो इसके अलावा बहुत सी डिप्राइव्ड फीमेल्स भी रहती हैं, और उनसे बहुत बुरा लगता है बताते हुए, लेकिन कुछ तो रेप विक्टिम्स भी रह चुकी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स रह चुकी हैं, एसिड अटैक की विक्टिम्स रह चुकी हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इनक्यूरेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई लाइलाज बीमारी है और कुछ तो अपने डेथ बेड पर होते हैं। और इस तरीके के भी लोग हैं जिनका अपने खुद के मलमूत्र पे भी कंट्रोल नहीं होता।
तो ये जब हमारे पास लाए जाते हैं तो आधे से ज़्यादा के तो हाथ पैर कटे होते हैं, कुछ की तो पैर से लेकर के सर तक की पूरी चमड़ी उखड़ी हुई होती है। ये आते कहाँ से हैं? 8-8 9-9 साल से सड़कों पे रह रहे होते हैं। जब इनके परिवार वाले इन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं तो इनके पास कोई जगह ही नहीं होती जाने के लिए, और क्योंकि आधे से ज़्यादा अपनी ओल्ड एज में होते हैं और उन्हें कोई ना कोई मानसिक रूप की बीमारी भी होती है या फिर पैरालिसिस होता है, तो उनका खुद की देखभाल करना भी क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। तो उन्हें पता ही नहीं होता वो सड़कों पे भी क्या करें, और कुछ तो इतने मानसिक रूप से बीमार होते हैं कि सड़कों पे भीख भी नहीं मांग पाते। वो सड़क के किनारे पड़े रहते हैं और पूरी दुनिया उनकी साइड से निकल के जाती है, लेकिन कोई नहीं पूछता। ये आप तक पहुँचते कैसे हैं? बहुत से पुलिस विभाग, बहुत से मानव कल्याण विभाग, हॉस्पिटल रेफरेंसेस, कोर्ट ऑर्डर्स, इन सब के थ्रू हमारे पास एडमिशन्स आते हैं। और कभी कभी बीच रात में मैं जाता हूँ सड़कों पे लोगों को ढूंढने, और पहले मेरे फादर जाया करते थे। ये आपका हर रोज का रिचुअल है या वीकली है? क्या हाउ डज दिस रिचुअल, इट साउंड्स लाइक अ रिचुअल? हाँ जी, मतलब सच बताऊँ तो बस चलता तो डेली करता, लेकिन उतना भी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा काम है वो 24 घंटे 7 दिन का होता है। इसमें कोई छुट्टियाँ नहीं होती, कोई ऑफ्स नहीं होते। लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तो आपको बुखार था और आप लगे हुए थे अपने कामों में और आप बोल रहे थे और आपकी शक्ल से साफ दिख रहा था। हाँ जी। फिर भी क्या आप हफ्ते में एक बार निकलते हो कि सड़कों पे आप इंडिविजुअली अकेले जाते हो और देख जी के आते हो? हाँ जी, हाँ जी, वरना टीम को भेज देते हैं। अच्छा। हमारी टीम बहुत हार्ड वर्किंग है और सुपर हीरोज हैं। यस, मैंने आपको मिलवाया भी था सबसे। जी, ब्यूटीफुल टीम। तो ये जो टीम है ये मेरे फादर ने खुद ट्रेन करी थी, ये उनके सोल्जर्स हैं। पापा के जाने के बाद आपके मुश्किल तो रहा होगा? जी, मतलब इसमें छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं। हाँ जी, मुश्किल तो था बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंटर्स का टाइम था और वैसे ही इतने ओल्ड एज में थे लोग, और 1-2 डेथ्स भी हो गई थी। मैं तो घबरा गया था, मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मैं पूरा टाइम शेल्टर्स में बैठे रहता था और सबकी सेवा करने की कोशिश करता था, लेकिन सब बीमार भी होते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे डील करूँ। कहीं ना कहीं फंड्स की भी कमी पड़ रही थी हमारे पास, अनाज भी कम आ रहा था एकदम से। बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया था, लेकिन एक बात मुझे यकीन से पता थी कि इस तरीके का काम और जो मेरे फादर की लेगेसी है, जो उनकी लाइफ की मेहनत है, वो कोई और उतनी केयर से नहीं करेगा और अपनी जान दांव पे लगा के जितना उनका खुद का बेटा कर सकता है। तो मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए अपनी पूरी कोशिश करी। ये बात और है कि आज बैठे हैं तो लग रहा है कि अरे वाह, मतलब मेहनत करो तो फल हो जाती है। जी, लेकिन उस वक्त तो नहीं पता था, तो उस वक्त तो बहुत डर लगता था कि कल भी होगा कि नहीं। आपने कहाँ पे पढ़ाई करी? तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में मेजर किया था, और इसके अलावा बहुत से एडवांस्ड कोर्सेज भी करे हैं वियना में और लंदन में, सारे साइकोलॉजी में। और वही मेरा पैशन था, लेकिन सच बताऊँ तो बैक ऑफ माई माइंड I think I was supposed to choose psychology itself, so I can take care of all the people that live here. Did it help? Oh yes, How? absolutely. जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए environment create करना है ऐसा जहाँ वो rehabilitate हो सकें, और उनकी जो बातें हैं वो patiently समझ पाना, जो उनके patterns हैं वो notice कर पाना और उनका meaning बना पाना। तो हाँ जी, even though I'm not a trained psychologist, बट जो पढ़ाई करी है वो ज़रूर उसमें हेल्प करती है। Your organization is a action-packed organization. Really, मैंने ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन इतनी एक्शन पैक की, सब लोग खेल भी रहे हैं, खाना चल रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, साइकोलॉजी के, आई थिंक आपने साइकोलॉजिस्ट की एक अच्छी खासी टीम को बुला रखा था आज, या कोई आए हुए थे खुद ही? स्टूडेंट्स हैं, बट they want to know about, so they are there to help. मोस्ट वेलकम। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आप 24 घंटे 7 दिन में कभी भी आओ, बस 6 बजे के बाद आओगे तो कॉल कर देना, मैं गेट खोल दूँगा। वरना तो सुबह 9 o'clock to 6 o'clock तो हमारे गेट्स ऑलवेज ओपन होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई चेकिंग होती है। आओ, फील फ्री, फील एट होम, सबसे मिलो, वॉलंटियर करना है वॉलंटियर करो,
चाहे आपको काउंसलिंग करनी है, लोगों से बातें करनी है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किचन में हेल्प करनी है, मेडिकल क्लिनिक में करनी है, जस्ट वॉक इन एंड फील एट होम। मैंने देखा है आपके जो वर्कर्स हैं वो भी they're serving tea with a huge smile they all have big smiles on their face। जिस तरीके से वो सेवा करते हैं मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। मतलब चाहे शमशान घाट में खड़े होना है मेरे साथ, या फिर हॉस्पिटल में धक्के खाने हैं, या फिर पुलिस स्टेशन में धक्के खाने हैं, ऑलवेज रेडी। मतलब एक बार मैंने एक आदमी को रेस्क्यू करा था, उसके बेटे ने उसे कूड़ेदान के बीचों बीच छोड़ दिया था जहाँ पे कोई भी नहीं आता, जहाँ पे सिर्फ कौवे आते थे। जी, कुछ तो बच्चे अपने मदर एंड फादर को हरिद्वार की ट्रेन पे चढ़वा देते हैं और बोल देते हैं कि मर गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात के 3 बजे हमारे गेट पे अपने माता पिता को बांध के भाग जाते हैं। कम से कम आपके गेट पे तो बांध के गए। एडमिशन तो डिग्निफाइड करवाओ, हम कौन सा किसी से पैसे ले रहे हैं, हमने कौन सा किसी को जज करना है। और कैमरा चेक करते हैं तो दिखता है कि BMW मर्सिडीज से उतरे थे, और ये मेरे फादर के टाइम से होता आ रहा है। नाउ आई एम सरप्राइज्ड बट लाइक यू सेड थैंकफुल कि कम से कम यहाँ तो छोड़ा। तो एक बार अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग में आ रहा था वापस दूसरे आश्रम से यहाँ पर, तो रास्ते में मैंने देखा था कि फॉरेस्ट के अंदर बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ है, उसने अपने शरीर पे ऐसे कपड़ा डाला हुआ है। जब मैंने बुलाने की कोशिश करी कि इधर आओ तो उन्होंने नहीं सुना। तो वहाँ एक फेंस लगी हुई थी, तो मैंने वो फेंस टापी। जब मैं उनकी तरफ चलने लगा तो हाफ वे में पता है मैंने क्या देखा, कि उनके आधे सर पे बाल हैं और आधे सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि आधे सर पे बाल हैं आधे पे नहीं है। तो मैं चलते रहा उनकी तरफ। जब पहुंचा तो मैंने देखा उनके आधे सर पे बाल हैं और आधे सर पे मैगेट्स लगे हुए हैं, और पूरा स्कल दिख रहा है, पूरा स्कैल्प दिख रहा है और खून जमा हुआ है। तो मैंने हाथ से मैगेट्स हटाए, और जब मैं उनके साथ बैठा और 5 मिनट बात करी तो पता है क्या पता चला, कि उनके बेटे ने अपने फादर को जानबूझ के फॉरेस्ट के उस एरिया में अबैंडन किया था जहाँ मंकीज थे। मंकीज ने उसके पिता का सर पकड़ के पूरा स्कैल्प उखाड़ दिया। क्या वो फादर मेंटली स्टेबल है? नहीं, वेरी मेंटली डिसेबल्ड, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मंकीज ने तो उनकी आँख का पर्दा भी फाड़ दिया था। तो he was in very bad shape, but we took him to the hospital. Is he still alive? जी। He's in the एक छोटा सा NGO है दिल्ली में, तो वो आईज का थोड़ा काम देखते हैं, तो वो वहाँ पे भी रह रहे हैं। उनके 1-2 ऑपरेशंस हुए थे, वो जब ठीक हो जाएंगे तो वो हमारे पास ही आके रहेंगे। एक बार मैं रात के 2 बजे आ रहा था वापस सफदरजंग हॉस्पिटल से, और रास्ते में मैं बहुत नींद में था वैसे तो, लेकिन कुछ एरियाज नहीं होते दिल्ली में जैसे 2 मकान होते हैं, बीच में एक खाली प्लॉट होता है तो लोग उस पर कूड़ा फेंक देते हैं। तो वैसा एक प्लॉट था, उस पर कूड़े के ढेर थे। तो वहाँ मेरे को एक आदमी दिखा। जब मैं गाड़ी से उतरा और उनके पास गया तो मैंने देखा वो आदमी ऐसे कूड़ा उठा के अपनी जेबों में डाल रहा है अंदर तक। जब मैंने उनसे 5 मिनट बात करी, फिर पूछा कि आप अपनी जेब में कूड़ा क्यों डाल रहे हो, तो पता है क्या कहते हैं, कि अगर मैं यहाँ से दूर चले जाऊँ और मुझे भूख लगी तो क्या खाऊंगा। और बाय चांस की बात है उन्होंने अपने सर पे से एक कपड़ा भी बांधा हुआ था टेढ़ा, तो उनको लेकर आए। यहाँ मैं ले आया, जब यहाँ पे लाया तो उनका वो कपड़ा उतारा और उनके पूरे यहाँ फेस पे मैगेट्स लगे हुए थे। उनका आई थिंक सर फट गया था किसी एक्सीडेंट में, बट वो मेंटली डिसेबल्ड थे थोड़े से, तो उन्हें पता ही नहीं था। तो आप मानो कुछ तो ऐसे भी केसेस रह चुके हैं जहाँ मैंने एक लेडी को नोएडा से रेस्क्यू किया था, और उसके बेटे ने अपनी 70 साल की माँ को कमरे में लॉक करा हुआ था 4 महीने से कुत्ते का पट्टा पहनाकर। जब उनको रेस्क्यू करके लाए तो 3 दिन तक तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया। उसके बाद जब उनकी सेवा करी, उन्हें खाना खिलाया और दवाइयाँ दी, तो अब जाके वो ठीक हुई हैं। लेकिन अभी भी वो भी हमारे मंडावर वाले आश्रम में रह रही हैं, लेकिन अभी भी उनके गले पे कुत्ते के पट्टे का निशान है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं जो आते हैं और बहुत बुरी हालत में हमारे पास लाए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे, जो एक लड़का था जो पुणे से दिल्ली अपने फादर के साथ आया और दिल्ली एयरपोर्ट से उतर के अपने पिता को धक्का दे दिया और वापस भाग गया। उसे पता था कि मेरे पिता तो मानसिक रूप से बीमार हैं, किसी को मिल भी जाए तो बता ही नहीं पाएंगे वो कौन है और कहाँ से। तो लोग इस बात का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से
फैमिली मेम्बर्स आते हैं और अपने बुआ को, अपने दादा को, दादी को, पिता को, मदर को यहाँ छोड़ के चल जाते हैं। कुछ तो ऐसे कहते हैं कि हम 2 दिन में आके इन्हें ले जाएंगे, आप तब तक रख लो, और फिर गायब हो जाते हैं। 95-96 की एज में छोड़ के चल जाते हैं। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो हम फैमिली को कॉल करते हैं कि जी इनकी डेथ हो गई है, नेचुरल डेथ है, तो इनका दाह संस्कार आप करवाओगे कि हम करवाएं। तो आधे तो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप करवा दो, और बाकी आधे कहते हैं कि ऐसे कैसे मर गए, तूने मारा है। ओह गॉड, सीरियसली? लेकिन सच बताओ तो कुछ ऐसे भी हैं जो एडमिट करवाते हैं और मिलने भी आते हैं, बट बहुत कम प्रतिशत है। मेरे फादर ने एक मिशन शुरू किया था जो उनके हार्ट के बहुत क्लोज था, जो इज़ कॉल्ड कार्मिक सेवा। तो जितनी भी लवारिस लाशें होती थी उन लोगों की, जो फॉर एग्ज़ाम्पल गांव में रहा करते थे और फिर शहर आए काम करने, और उनको कोई ना कोई बीमारी हो गई या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी बॉडीज़ पुलिस मॉर्ग में पड़ी रहती हैं हफ्तों तक, और कोई फैमिली वाले क्लेम नहीं करने आते। तो बॉडीज़ जब शमशान घाट जाती हैं तो मेरे फादर खुद जाया करते थे बीच रात में शमशान घाट, और उन लवारिस लाशों का अपने हाथों से दाह संस्कार करते थे। तो ऐसे उन्होंने 8000 से ज़्यादा लवारिस लाशों का अपने हाथों से दाह संस्कार करा है, और फिर उसके बाद उनकी अस्थियों को हरिद्वार लेकर जाया करते थे अपने सर पे रख के, और उनका अस्थि विसर्जन करते थे। बहुत ही अलग टाइप की सेवा है। तो उन्होंने ये सेवा भी मुझे जैसे कहते हैं विरासत में दी और अब मैंने 1500 से ज़्यादा अनक्लेम्ड अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का अपने हाथों से अंतिम संस्कार करा है। I mean, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इस चीज़ को क्या बोलूँ। दिस इज़ नॉट ब्यूटिफुल, दिस इज़ गॉडली। जी, उनका यही, मेरे फादर को लगता था कि चलो जीवित लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको भी तो हमारी ज़रूरत है, वो भी तो इसी संसार से जुड़े हुए थे। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनकी जर्नी में भी हाथ बटाएं और उनकी मदद करने की कोशिश करें। और तो हाँ जी, कहीं ना कहीं ये मिशन जो उन्होंने शुरू किया था ये मेरी भी बहुत क्लोज टू हार्ट है। मैं भी बीच रात में जाया करता हूँ शमशान घाट, और वहाँ जितनी भी लाशें होती हैं उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, और इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में उनका लास्ट राइट्स करते हैं। ये सुन के ही इतना अलग लग रहा है कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है सच में। Someone had told me this actually. Okay. That I have now become the youngest non-priest in the world to cremate more than 1000 unclaimed dead bodies. It's not a easy and a heard seva. जी, I haven't heard this before. हाँ जी। Yeah. नहीं, कोविड टाइम्स में बहुत लोगों ने किया था, कोविड के बाद फिर किसी ने नहीं किया। ये डेली आप मानो 1000 लोगों को दिन में 3 बारी खाना खिलाना होता है, तो बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है। लेकिन क्योंकि ये काम तो ऐसा ही है कि भगवान जी हिमसेल्फ ही कम्स डाउन ऑन अर्थ टू इंश्योर दैट वी आर एबल टू कंप्लीट आवर सेवा। तो आप मानो यहाँ 1000 लोगों के लिए हमारा सिर्फ राशन का ही खर्चा, सिर्फ रॉ फूड मटेरियल, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कुकिंग इट, is more than 20-25 lakhs a month. अच्छा काम समाज में करने एक ऐसी चीज़ होती है जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। हमें तो सबको मिलके एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, ताकि और लोग आए देखें कि अच्छा ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक काम है जो भगवान जी ने हम सबको सौंपा है कि एक दूसरे की मदद करो। क्यों हम सोचते हैं कि नहीं, जब हम पहले अपने लिए कमा लेंगे फिर 60 साल की उम्र में हमें रियलाइज़ होता है कि दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, तो आज से क्यों नहीं? क्या रोक रहा है आपको? चाहे आपको मतलब कन्वीनियंट लगे, चाहे आपके पास टाइम हो, नथिंग मैटर्स। यू हेल्प समवन बिकॉज यू आर सपोज्ड टू, इट इज़ योर ड्यूटी। It's a duty. जी। Anybody who wants to visit this organization, it is in Gurgaon, and I will leave the address and the phone numbers right after the video. Please visit this organization, feel the love and support and the care that you feel after you are here. We are here, Nivania's Dil Se whole team is here only because we genuinely felt there is some good work going on. हमारे पास ATG टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है,
तो कोई भी इंसान अगर फंड्स डोनेट करता है नो मैटर दी अमाउंट, तो हम उसके बेसिस पे उन्हें 50% उतने की उन्हें टैक्स की छूट मिलती है जब वो अपने ईयर के एंड पे टैक्स जमा करते हैं सरकार को। और CSR 1 सर्टिफिकेट भी है विच अलाउज अस टू कोलैबोरेट विद कंपनीज हु वांट टू डू देयर CSR एंड तो ये चीज़ें हैं जो सरकार ने हमें बहुत अच्छे तोहफे दिए हैं। फंड्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है संस्था को चलाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का इलाज करवाना पड़ता है, उनकी दवाइयाँ मंगवानी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, फैसिलिटीज़ बनानी पड़ती हैं। और जैसे हमारी तो एम्बुलेंसेस चलती हैं, तो मेरे को तो पता ही नहीं था पहले कि एम्बुलेंस तो फिरारी जितना तेल खाती है। Oh God. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज़ part of it that there is a constant requirement for funds, but at the same point of time, हाँ जी, अगर कोई मदद करना चाहते हैं और वो किसी और रूप में मदद करना चाहते हैं, तो हमें बहुत से अनाज की भी ज़रूरत होती है, कपड़ों की भी ज़रूरत होती है। और किसी के घर पे कोई पुराना फर्नीचर है या कोई घर का सामान है या कोई टॉयलेटरीज हैं जो उनके काम की नहीं है, तो वो भी डोनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर वो दिल्ली NCR में है तो उन्हें आने की भी ज़रूरत नहीं है, हम उनके घर से पिकअप करवा लेंगे अगर वो हमें कांटेक्ट करें। This organization, which is beautifully run by Just Kalra, and we will share the information about Just Kalra also in the captions. You can contact him and his organization directly and be a part of the Earth Saviors Foundation. Thank you so much, Jasjeet. Thank you so much. Thank you.